अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सस्तेवार नॉवल तो ही मेरी जुनूनियत की एपिसोड 10, जिसको आपके लिए तहरीर किया फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो फिर चलते हैं तो ही मेरी जुनूनियत की एपिसोड 10 की तरफ। वॉट नॉनसेंस, भागकर शादी? और अब ये फरहाद कौन स्टूपिड है? नेहा ने उसके करीब आते उसे घूरा था। हमारा मुलाजिम, मगर हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं। सुमेरा चेहरा झुकाए बोलती नेहा के 14 तबक रोशन कर गई थी। क्या? ओ मेरे खुदा, तुम्हें मोहब्बत करने के लिए भी मुलाजिम ही मिला था? वो भी इतना डरपोक, जो पहले तुम्हें छोड़कर बीच रास्ते में ही भाग निकला और अब अचानक उसे अपनी शीरी की मोहब्बत याद आ गई। अमेजिंग। नेहा को ये स्टोरी इंतहाई स्टूपिड लगी थी। शीरी से नहीं, वो मुझसे मोहब्बत करता है। सुमेरा ने उसकी फ़ौरन तस्हीह की थी, जिस पर नेहा उसे आंखें दिखाती वहाँ से निकल आई थी। सुमेरा उसकी इकलौती फुप्पो की इकलौती बेटी थी, जिसकी ज़िंदगी वो ये सब जानने के बाद बर्बाद होने नहीं देना चाहती थी। उसके नज़दीक मोहब्बत एक बहुत ही खालिस और ख़ूबसूरत जज्बा था, जिसकी वो बहुत बड़ी अलंबरदार थी। सुमेरा उसे सारी हकीकत बताकर पुरसकून हो गई थी। वो जानती थी हर एक से लड़ भड़ जाने वाली उसकी ये कज़न ज़रूर उसका साथ देगी। आपको काफ़ी वेट करना पड़ा। अर्ज़म सबसे मिलता उस गुलाबी परी के करीब आया था, जो सबसे अलग थलग खड़ी, जैसे इस वक्त पूरी दुनिया से नाला नज़र आ रही थी। अर्ज़म की बात पर वो मुरव्वतन भी खुश अखलाक़ी का मुज़ाहरा नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो इस वक्त सख्त उकताहट का शिकार थी। इट्स ओके। अर्ज़म वेटर के हाथ से कोल्ड ड्रिंक का ग्लास थामते एक भरपूर निगाह उस पर डाल चुका था, जो मामूल के सादे से हुलिये में भी अपनी मासूमियत और ख़ूबसूरती से यहाँ के लोगों के नाम नहाद फैशन को मात दे रही थी। अर्ज़म को मेहरमा की साफ गोई और बेरहम अंदाज ने बहुत मुतासिर किया था। आपने कुछ लिया? अर्ज़म कोल्ड ड्रिंक का ग्लास खाली करते अचानक उसका ख्याल आया था। नहीं, मैं ये सब नहीं पीती, मेहरमा ने यहाँ भी साफ गोई से जवाब दिया था। ये सिंपल कोल्ड ड्रिंक है। अर्ज़म ने उसके अजीब से अंदाज में किए जाने वाले इनकार पर उसके आगे ग्लास लहराते यकीन करवाया था कि अल्कोहल नहीं, आम कोल्ड ड्रिंक है। मैं जानती हूँ, मगर मैं ड्रिंक में सिर्फ मैंगो शेक पीती हूँ, इसके अलावा कोई ड्रिंक नहीं। मेहरमा उसके बार बार किए जाने वाले इसरार पर जल्दी से बोलती उसे मज़ीद हैरान कर गई थी। वाकई? ये बात पहली बार सुनी है मैंने किसी से। अर्ज़म को उससे छोटी छोटी बातों पर सवाल जवाब करना अच्छा लग रहा था। पार्टी में खड़े हर फर्द की निगाहें अर्ज़म हमदानी पर ही टिकी हुई थीं, जो उन सब से अनजान सिर्फ मेहरमा से उसकी पसंद और नापसंद पूछने में मसरूफ़ था। फ़ाहम के साथ जुड़कर खड़ी जामिया अर्ज़म को अपनी जानिब मुतवज्जा करके जालस करना चाहती थी, मगर अर्ज़म को देखकर तो ऐसे लग रहा था कि इस वक्त उसके लिए अपनी असिस्टेंट से ज़्यादा ज़रूरी कोई नहीं था। अर्ज़म हमदानी ने तो आज तक कभी अपने किसी एम्प्लॉय को इतनी अहमियत नहीं दी जितनी इस लड़की को दे रहा है। मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। तुमने मुझे इस बारे में इतला क्यों नहीं की? जामिया फ़ाहम से वॉशरूम में जाने का कहती ज़रा फासले पर होती किसी को कॉल मिलाते दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई थी। मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक मिडिल क्लास लड़की है। अर्ज़म सर के स्टैंडर्ड को बिल्कुल भी मैच नहीं करती। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। और आप जानती तो हैं अर्ज़म सर को, उन्हें हर शय परफेक्ट चाहिए होती है, और वो लड़की किसी तौर भी परफेक्ट नहीं है। दूसरी जानिब से उसे भरपूर तसल्ली दी गई थी। कहा तो तुमने बिल्कुल ठीक है, मगर फिर भी नज़र रखो, ये मिडिल क्लास लड़कियां अपनी यही मासूमियत दिखाकर अमीर लड़कों को फांस लेती हैं। जामिया दूर से ही अर्ज़म के साथ खड़ी मेहरमा को ऐसे देख रही थी जैसे आंखों ही आंखों में उसे निगल जाएगी। आबगीने ने बहुत टाइम से शॉपिंग नहीं की थी। घर बैठकर वो पूरी तरह बोर हो चुकी थी। महराम की तबीयत के पेश नज़र उसकी जगह पर किसी और एसपी को ये ड्यूटी सौंपी गई थी। आबगीने के कहने पर दाऊद साहब ने उन्हें आबगीने के साथ जाने का बोल दिया था। अब तो आबगीने खुद भी अकेले नहीं जाना चाहती थी। ये टीम भी अपने काम में काफ़ी काबिल और मेहनती थी, मगर फिर भी आबगीने को जो सिक्योरिटी महराम के साथ महसूस होती थी वो इस वक्त नहीं हो पा रही थी। आबगीने येलो शर्ट और हमरंग ट्राउज़र के ऊपर ग्रे कलर का स्कार्फ गले के गिर्द बांधे हमेशा की तरह वहाँ आते जाते हर शख्स की निगाहों का मरकज़ थी।
मगर वो लापरवाही से अपने शोल्डर कट बालों को एक अदा के साथ चेहरे से झटकते गाड़ी से निकलती अंदर की जाने बढ़ गई थी। इस दौरान उसे खुद पर किसी की निगाहों का एहसास हुआ था। उसे निगाहें घुमाकर चारों जानिब देखा था, मगर वहां आते जाते तमाम लोग अपने काम में मगन थे। आपकी ने सर झटकती अंदर की जानिब बढ़ गई थी। कुछ गार्ड्स बाहर भी मौजूद थे, जबकि बाकी एहतियातन आपकी ने की सिक्योरिटी की खातिर खासे फासले पर चल रहे थे। अंदर आकर भी आपगीनी को ऐसा ही महसूस होता रहा था, जिसको वो नज़रअंदाज करती अपने शोगल में मसरूफ रही थी। वो एक शॉप से निकलकर दूसरी की जानिब बढ़ रही थी, जब अचानक से कोई उछलत में उसके करीब से गुजरा था। आपगीनी के हाथ से उसका पर्स और शॉपिंग बैग छूटकर जमीन बोस हुए थे। अंधे हो तुम, दिखाई नहीं देता क्या? आपगीनी ये अल्फाज अदा करते जैसे ही सीधी हुई, सामने खड़े अजीबोगरीब किस्म के शख्स को देखकर उसका चेहरा खौफ से लाल पड़ा था। लंबे सियाह बाल, उलची बिखरी लंबी दाढ़ी और सांवला रंग, लंबी लंबी सियाह मूंछों को ताव देता वो आपगीने को बहुत ही खतरनाक इंसान मालूम हुआ था। कुछ लम्हे आपगीने को सर से पैर तक पुरस्कार निगाहों से घूरता वो एसपी और बाकी आदमियों को करीब आता देख किसी शॉप में घुसता निगाहों से ओझल हुआ था। मैम क्या हुआ, क्या कुछ कहा इस शख्स ने आपको? एसपी आपगीने को कपकपाता देख उसके करीब आया था। नहीं, कुछ कहा नहीं उसने, मगर बहुत अजीब तरीके से देख रहा था मुझे, जैसे कुछ कहना चाहता हो। मुझे बहुत डर लगा उससे। ज़रूर वो हमलावरों में से कोई हो सकता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। आपगीनी की शॉपिंग अभी रहती थी, मगर उस खौफनाक शख्स से टकराव के बाद अब मज़ीद एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। पूरी टीम के हसार में वो खामोशी से वहाँ से निकल गई थी। नेहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? हम यहाँ सुमेरा की शादी अटेंड करने आए हैं, उसकी शादी तोड़ने नहीं। फैसल, समझाओ इस बेवकूफ़ लड़की को, कहीं पर भी कुछ भी बोलना शुरू हो जाती है। मुझे लगा न जाने किस ज़रूरी बात के लिए बुलाया है इसने। शमीम बेगम नेहा की बात सुनकर ही तब उठी थी। मामा, मेरी बात तो सुने ना आप। देखिए, ये कोई एक दिन का मामला तो नहीं है ना। सुमेरा जिस शख्स के बारे में कुछ जानती तक नहीं है, ना उससे मोहब्बत करती है ना पसंद करती है, वो भला ऐसे इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती है? हमें उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। नेहा उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। ओ बीबी, अंग्रेज़ों की किताबें पढ़ पढ़ तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। हमने ऐसे ही अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं। शादी से पहले मैं भी नहीं जानती थी तुम्हारे बाप को, और ये मोहब्बत वहब्बत जो भी बला है ना, ये तुम्हारी माँ को हुई थी तुम्हारे बाप से। देख लो उसका अंजाम, दोनों मनो मिट्टी तले जा सोए हैं। अपने ये फ़लसफ़े अपने पास रखो और जाकर तैयार हो जाओ, फंक्शन शुरू होने वाला है। शमीम बेगम हमेशा की तरह बिना नेहा की बात को अहमियत दिए उसे पूरी तरह झड़क कर वहाँ से निकल गई थीं। शमीम बेगम नेहा के बाबा की पहली बीवी और उसकी सौतेली माँ थीं, जिनका एक बेटा फैसल और बेटी हफ्सा थे। हफ्सा की शादी हो चुकी थी। उसकी माँ रुबीना बेगम से उसके बाबा की पसंद की शादी थी, मगर ना जाने उनकी इस मोहब्बत को किसकी नज़र लगी थी कि नेहा की पैदाइश के 5 साल बाद वो दोनों एक रोड एक्सीडेंट में चल बसे थे। नेहा को शमीम बेगम ने ही पाला था। किसी भी औरत के लिए अपनी सौतन की औलाद को अपनी निगाहों के सामने देखना बहुत अजियतनाक अमल था। नेहा भी शमीम बेगम की झड़ियाँ खाकर ही बड़ी हुई थी। जहाँ उसे शमीम बेगम से माँ का खालिस प्यार नहीं मिल पाया था, वहीं फैसल और हफ्सा ने बचपन से उसके बहुत ज़्यादा लाड उठाए थे। उसे न सिर्फ शमीम बेगम की डांट फटकार से महफूज रखते आए थे, बल्कि उसकी हर छोटी बड़ी जिद भी मानी थी। भैया, मामा तो मेरी बात ही नहीं सुन रही। आप ही बताएं, क्या मैं गलत कह रही हूँ? किसी भी लड़की की यूं ज़बरदस्ती शादी करना कोई ठीक बात है? हर लड़की को इस्लाम में भी अपनी मर्जी करने का हक हासिल है। फिर सुमेरा के साथ ज़बरदस्ती क्यों की जा रही है? शमीम बेगम के जाते ही नेहा फैसल के सर हुई थी। गुड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अगर ये बात हमें पहले पता चलती तो तब भी हम कुछ कर सकते थे। मगर तुम खुद देखो, कल सुमेरा का निकाह है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। ना घर वालों में से कोई हमारी बात मानेगा। तुम किसी और के सामने ऐसी कोई भी बात मत करना। जानती तो हो तुम यहाँ के लोगों के उल्टे मिजाजों को, छोटी सी बात पर गर्दन तक पहुँच जाते हैं। फैसल उसे रसाने से समझाता रूम से निकल गया था। नेहा ने बेबसी से उसे जाते देखा था। फैसल की बात उसे बिल्कुल ठीक लगी थी, मगर सुमेरा ने उससे मदद मांगी थी। वो भला हार कैसे मान सकती थी? अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करके ये शादी रुकवाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले उसे फरहाद से मिलना था कि सुमेरा ये रिश्ता रिजेक्ट करके जिसे अपने लिए पसंद किए बैठी थी, वो बंदा इस काबिल था भी या नहीं।
क्या करूं मैं? मेरी ज़िंदगी तो जैसे मजाक बनकर रह गई है। आखिर कौन लोग हैं ये और मुझे क्यों किडनैप करना चाहते हैं? क्या इस सब की वजह बाबा का प्रोफेशन और कोई ब्लैकमेलिंग ही है, या वो लोग किसी और वजह से मुझे टारगेट कर रहे हैं? आज से पहले भी बाबा को मेरी वजह से बहुत धमकियाँ मिली हैं, मगर बाबा ने इस कदर हैवी सिक्योरिटी और इतने बड़े ऑफिसर्स को कभी इन्वॉल्व नहीं किया था। फिर अब अचानक ऐसा क्या हो गया था कि इस कदर एहतियात करनी पड़ गई थी? आपकी ने यही सोचती बाहर लॉन में निकल आई थी। उसकी निगाहें मेन गेट पर जमी हुई थीं। कुछ अरसे पहले वो आराम सुकून के साथ बिना किसी फिक्र के यहाँ से निकल सकती थी। आपकी ने ब्लैक ट्राउज़र के ऊपर क्रीम कलर की शर्ट पहने, बालों की पॉनीटेल किए सुर्ख पत्थरों की रविश पर खड़ी थी। जब गार्ड्स ने गेट पर आकर रुकती सरकारी गाड़ी को देखकर दरवाज़ा खोल दिया था। गाड़ी तेज रफ्तारी से रविश पर से होती पोर्च में जाकर रुकी थी। आगीने की निगाहें गाड़ी पर ही टिकी हुई थी। जब उसमें से निकलते फुल यूनिफॉर्म में मलबूस एसपी मेराम कमाल को देख लम्हे भर को वो अपनी जगह साकत हुई थी। आखिर ये शख्स किस चीज़ से बना था? 2 गोलियां लगने के बावजूद चंद दिनों से ज़्यादा रेस्ट नहीं कर पाया था। आपगी ने वहीं खड़ी उसे देखती रही थी, मगर वो उसे साफ तौर पर नज़रअंदाज करता अंदर की जानिब बढ़ गया था। आपगी ने भी मज़ीद वॉक करने का इरादा तर्क करती उसके पीछे अंदर चलती थी। ये पुलिस वाला किस खुशी में आया है यहाँ? आपगी ने टेरिस पर गमलों में लगे पौधों की गूढ़ी करते विक्की के पास आते मशकूक लहजे में बोली थी। मुलाजमा ने उसे बताया था कि दाऊद साहब ने किसी को भी अंदर आने देने से सख्ती से मना किया था। टेरिस से ड्राइंग रूम का आधा अधूरा मंजर दिखाई देता था, जहाँ से नजर आते मेहराम और दाऊद साहब की गुफ्तगू से वो इतना अंदाजा तो लगा पाई थी कि कोई मामला सीरियस था। पुलिस वाले की सड़ी करेले जैसी शक्ल देखकर खुशी की बात तो कहीं से नहीं लग रही। विकी ने उसकी बात का जवाब उसी के अंदाज में देते पौधों के मुरझाते पत्तों पर पानी का छिड़काव किया था। जब अगले ही लम्हे आपगीने की जानिब से पड़ने वाले जोरदार थप्पड़ पर विक्की बड़बड़ा उठा था। हाय जालिम आपा, कमर तोड़ दी मेरी। विक्की जानबूझकर ओवर एक्टिंग करते चिल्लाया था। इतने हैंडसम बंदे को करेले की शक्ल वाला कहते ज़रा शर्म नहीं आती तुम्हें? आपकी ने क्यों उसकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। अच्छा जी, तो फिर आप ही बता दें कि कितना हैंडसम लगता है ये बंदा आपको। वैसे जिस खुफिया तरीके से ये मिलने आया है, मुझे तो साफ लग रहा है कि आपका हाथ मांगने आया है ये सर जी से। विक्की उसकी एक लफ्ज़ को पकड़ता उसका मजाक उड़ाना शुरू हो चुका था। वो हिटलर कहीं मेरा हाथ मांग ही ना ले, ज़रूर फिर किसी मुजरिम को पकड़ने के मंसूबे से आया होगा। दुनिया का सबसे ज़्यादा अकड़ू और अनरोमांटिक बंदा। आगीने को किसी तौर चैन नहीं आ रहा था। उसका बहुत दिल चाह रहा था अंदर जाकर उन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुने, मगर उस हिटलर की घुरियों का सोचकर वह ऐसा करने से गुरेज बरते हुए थी। मगर इधर से उधर चक्कर काटते उसके धोतिया पैर बिल्कुल लाल हो चुके थे। जब एक बार फिर कान में पड़ती गाड़ी की आवाज़ पर वो टेरेस से नीचे झुकी थी। मेराम जिस स्पीड से आया था उससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तार के साथ गाड़ी वहाँ से निकाल ले गया था। साइको पुलिस वाला अब पता नहीं किस मकसद से आया था। बाबा इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपगी ने अपने बाबा को फिक्रमंदी से ड्राइंग रूम में टहलता देख उनकी जानिब बढ़ गई थी। बाबा, ये एसपी क्यों आया था यहाँ? सब ठीक तो है ना? फिर तो कहीं ये किसी नए दुश्मनों के बारे में बताने नहीं आया? मुझे तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मालूम होता है। आपगी ने उनके करीब आती मुँह चढ़ाते बोली। बेटे, आप जितनी जल्दी हो सके मुलाजमा के साथ मिलकर अपनी पैकिंग करें। मैंने आपकी कल की टिकट्स बुक करवा दी हैं। आप कुछ महीनों के लिए लंदन रहेंगी। दाऊद साहब उसकी बात को नज़रअंदाज करते पेशानी मसलते हुए बोले, जबकि उनकी बात सुनकर आपकी ने कुछ शदीद झटका लगा था। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपको छोड़कर भला इतनी दूर कैसे जा सकती हूँ? और आप मुझे खुद से दूर भेजना ही क्यों चाहते हैं? आबगिन का रिएक्शन उनकी सोच के ऐन मुताबिक था। क्योंकि यहाँ आपकी जान को ख़तरा है। आप वहाँ मेरे बगैर नहीं रहेंगी। मैं कुछ ही दिनों तक वहाँ आ जाऊँगा, लेकिन अभी आप मुझसे मज़ीद कोई भी सवाल किए बगैर खामोशी से जाकर अपनी पैकिंग करेंगी। दाऊद साहब ने उसे इंतहाई नरमी से समझाते उसका गाल थपथपाया था। आपगी ने चाहने के बावजूद उन्हें इनकार नहीं कर पाई थी। वो अपना मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। महरमा और नेहा से दूर जाने का सोचना ही उसके लिए मुश्किल तरीन था, मगर अपने बाबा को इतना परेशान देख वो उनसे बहस नहीं कर पाई थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम।